हेलो बच्चों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्लास 8 का चैप्टर साउंड। तो साउंड एक तरह की एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो ये सुनना, साउंड हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप दिन भर घर में वॉइस सुनते होंगे, टेलीफोन बिल की, रेडियो की, टेलीविज़न की, मिक्सर ग्राइंडर की, वॉशिंग मशीन की अलग आवाज़ आती है। वैसे ही जब आप स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर की आवाज़ सुनते हैं और अपने साथ के कलीग्स की आवाज़ सुनते हैं। बेल की आवाज़ आपको वहाँ पे सुनाई देती है। वैसे ही बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, तानपुरा, पियानो, हारमोनियम, इन सब की आवाज़ आपको अलग अलग फील होती होगी। पर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स या हम लोग जो बोलते हैं वो कैसे, उसमें कैसे साउंड क्रिएट होती है। जो बेल बजाते हैं, जो साइकिल आप लोग चलाते होगे तो उसमें आप बेल बजाते होगे, तो बेल में क्या होता है, उसमें एक हैमर लगा हुआ होता है। वो हैमर क्या करता है, एक प्लेट, ब्रास की या आयरन की प्लेट लगी हुई होती है, उसको स्ट्राइक करता है। तो उसको स्ट्राइक करने से क्या होता है, उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। तो मीन्स हम क्या कहेंगे कि जो साउंड क्रिएट होती है वो किसके थ्रू क्रिएट होती है, वाइब्रेशंस की वजह से होती है। कि जब हम कोई भी किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं या किसी तरह का वाइब्रेशन करते हैं, कोई प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब अलग अलग जगह पे कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वन बाय वन है। विद एग्जांपल हम लोग बात करेंगे कि अगर हम बाइसिकल रिंग की बात करें तो बाइसिकल रिंग में क्या होती है, एक प्लेट लगी हुई होती है ब्रास या आयरन की, और उसके ऊपर एक हैमर, जिसको हम हैमर लगा हुआ होता है। जब हम बेल को ऊपर नीचे करते हैं, आगे पीछे, तो क्या होता है, वो हैमर जो है वो उस प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करता है और वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर हम उसका जो नॉब होता है जिसको हम आगे पीछे करते हैं, उसको अगर हम आगे पीछे करना बंद कर देते हैं तो वो साउंड क्रिएट होना बंद हो जाती है। वैसे ही अगर कोई रबर बैंड हम लें और रबर बैंड को स्ट्रेच करें किसी भी चीज़ पे, और उसको भी हम अगर थोड़ा सा वाइब्रेट करवा दें फिंगर से या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो आपने देखा होगा कि वो वाइब्रेशंस आपको ऊपर नीचे जाते हुए दिखता है और उसमें कुछ ना कुछ आपको साउंड भी, हल्की सी साउंड भी आपको महसूस होती है। वैसे ही आप देखा होगा आपने सितार या इस तरह के स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट जब हम बजाते हैं तो उसकी स्ट्रिंग को क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिंग को ही तो हम लोग खींचते हैं। जैसे ही स्ट्रिंग खींचते हैं तो क्या होता है, उसमें वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो उसकी स्ट्रेचिंग करी हमने स्ट्रिंग की, उसकी वजह से उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ और उसी से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स क्रिएट होते हैं। जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, हमारी वोकल कॉर्ड है, कॉर्ड में क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। हमारे मुंह से हवा निकलती है और उस हवा से हम लोग अपने कॉर्ड के जो जो वोकल कॉर्ड है उसको उसमें भी वाइब्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से हम बोलने में एबल हो पाते हैं। और अगर हम बांसुरी है या किसी भी, आप पेन ले लीजिए, पेन को खाली कर लीजिए अंदर से, उसमें से रिफिल निकाल लीजिए और उसमें भी अगर आप हवा डालेंगे, हवा फूकेंगे, तो आप देखेंगे कि एक जो है वॉइस, उसमें से अलग सी वॉइस क्रिएट होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीकों से हम वाइब्रेशंस को करके साउंड को क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने जो बात करी कि जो है वाइब्रेशंस के थ्रू जो है हम लोग साउंड क्रिएट करते हैं। तो अगर हम सितार की बात करें तो उसमें हम क्या वाइब्रेट करते हैं, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं। वैसे ही अगर हम फ्लूट की बात करें तो उसमें क्या है, एक हॉलो ट्यूब है जिसके अंदर हम, हॉलो ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, एयर कॉलम बोलेंगे, और उस एयर कॉलम के अंदर हम फूक डाल के उसके अंदर, उस एयर कॉलम के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। वैसे ही अगर हम तबला या ढोलक बजाएं तो उसमें क्या है, उसके ऊपर एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन लगी हुई है, मतलब एक पतली स्किन की झिल्ली लगी हुई है दोनों तरफ, जिसको हम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या हैंड से। तो उसकी मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट होती है तबले में, ढोलक में, तो उसमें, ड्रम के अंदर, तो उसमें जो है साउंड क्रिएट होती है, वाइब्रेशन, मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। वैसे ही अगर हम बाइसिकल बेल की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, वाइब्रेटिंग प्लेट, जो प्लेट होती है उसको हम वाइब्रेट करवाते हैं।
तो अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, वोकल कॉर्ड होती है। देखिए आपको इमेज में दिख रही होगी कि एक वोकल कॉर्ड है जिसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। और उस कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से हवा निकालते हैं। तो वो हवा जब निकलती है इन वोकल कॉर्ड से, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वाइब्रेट करते जब हम डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोलते हैं तो कभी टीथ का यूज़ करते हैं, किसी वर्ड को बोलने, किसी लेटर को बोलने के लिए हम लोग टंग का यूज़ करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से अपनी टंग को, टीथ को, इन सबको टर्न करते हैं, जिससे ये जो वाइब्रेशंस हैं ये अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को, साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मीन्स मेन वाइब्रेशंस किसकी वजह से हो रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड की वजह से हो रहा है। ये वोकल कॉर्ड हमारे नेक में अंदर की तरफ होती है और इसी के अंदर वाइब्रेशन होता है और हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसकी अगर एक्टिविटी करना चाहें तो आप एक 2 रबर बैंड के पीसेस लेके, 2 रबर के स्ट्रिप्स लेके, अगर उसके बीच से आप एयर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि एक अलग सी साउंड प्रोड्यूस होगी। और कुछ इसी तरीके की से जो है हमारे वोकल कॉर्ड के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारे वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। अभी हम लोगों ने बात करी कि साउंड जो है वो वाइब्रेशंस के थ्रू जो है क्रिएट होती है। अब ये वाइब्रेशंस से हमको सुनाई कैसे देता है, ये वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन हम अपने कानों के थ्रू सुन कैसे पाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो सकता है। अब क्या होता है कि जो जैसे एयर है, अगर कोई बोल रहा है, आपके सामने कोई बोल रहा है या आप बेल बजा रहे हैं, तो वो बेल बजने पे वो जो साउंड क्रिएट हो रही है उससे क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते चले जाएंगे और वाइब्रेट होते जाएंगे और उस मीडियम से पहुंचते हुए वो वाइब्रेशन आपके ईयर ड्रम तक पहुंचेगी और ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होंगे और हमारे ब्रेन के थ्रू हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो मीन्स मैंने क्या बताया अभी कि जो है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, या कह सकते हैं कि साउंड के वाइब्रेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो साउंड है वो सिर्फ वाइब्रेशंस का ही खेल है। वाइब्रेशंस के थ्रू ही जो है साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वाइब्रेशंस के थ्रू ही जब वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, जो मीडियम है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम हो, उसके थ्रू जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वो उसका वाइब्रेशन जब हमारे कानों तक पहुंचता है तो हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगर मीडियम नहीं होगा तो वो साउंड नहीं हमको सुनाई देगी, क्योंकि आपको वाइब्रेशंस के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स चाहिए, चाहे वो सॉलिड के हो, चाहे वो लिक्विड के हो, चाहे वो गैस के हो। किसी न किसी तरह का वाइब्रेशन की ज़रूरत है, किसी न किसी तरीके के वाइब्रेशन की ज़रूरत है और कोई ना कोई मीडियम चाहिए जो वाइब्रेट हो और हमारे ईयर ड्रम तक पहुँचे, तभी हम उस साउंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं तो उनमें वाइब्रेशन अलग तरीके से होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े से दूर हैं तो उनमें वाइब्रेशन दूसरी तरीके से है और गैस के मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा दूर हैं तो उनमें जो है वाइब्रेशन अलग तरीके से होगा। तो इनमें वाइब्रेशंस अलग अलग तरीके से होंगे, लेकिन फिर भी इन सभी मीडियम्स के थ्रू जो है साउंड पहुंच सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो हमें किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड को पहुंचाने के लिए, या कह सकते हैं कि साउंड के वाइब्रेशंस को पहुंचाने के लिए। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें कि एक एक्टिविटी के एक बेल जो है वो एक बॉक्स के अंदर रखें, एक बॉक्स के 2 बॉक्सेस लें और उसके अंदर बेल लगा दें और उन बेल को रिंग करें। एक बॉक्स के अंदर एयर प्रेजेंट है और एक बॉक्स के अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो आप देखेंगे कि जब उसकी बेल को ऑन करेंगे या जब बेल बजाएंगे, रिंग करेंगे, तो जिसमें एयर है
उसकी साउंड तो हमें सुनाई देगी, लेकिन अगर कोई बॉक्स है जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया है और उसके अंदर बेल बजाई जाए तो वो हमको नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि उसके अंदर कोई मीडियम नहीं है और विदाउट मीडियम साउंड जो है वो नहीं सुनाई दे सकती। तो बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें, क्या मून पे जो है जो एस्ट्रोनॉट्स जाते होंगे उनको वहाँ पे साउंड सुनाई देती होगी, वहाँ पे बात कर पाते होंगे जैसे हम लोग अर्थ पे बात कर पाते हैं? तो नहीं बात कर पाते, क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। स्पेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है साउंड को वाइब्रेट करने के लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो एकदम पास में खड़े रह के भी बात एक दूसरे से नहीं कर सकते। उनको बात करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग वायरलेस सेट्स का यूज़ करते हैं जिसमें रेडियो वेव्स होती हैं और उनके थ्रू वो बात कर पाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे मीडियम प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे बट साउंड एक दूसरे को सुनाई नहीं देगी। अब अगर हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो अभी मैंने बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जगह पे मीडियम अलग अलग हैं तीनों। तो तीनों में वाइब्रेशंस अलग तरीके से होते हैं, इसलिए इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट पे जो है वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें स्पीड जो होती है साउंड की वो 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। अगर वाटर के अंदर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, आयरन से थोड़े दूर दूर हैं, तो उसमें जो साउंड होगी उसकी स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड होगी। और एयर में सबसे कम होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उनमें वाइब्रेशंस जो है अलग तरीके से, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग उसमें स्पीड जो होती है साउंड की 340 मीटर पर सेकेंड होती है। बच्चों, बारिश के टाइम में आपने देखा होगा कि आपको बिजली के चमकने को आप पहले देख पाते हैं बादल के गरजने की आवाज़ से पहले। तो ऐसा क्यों होता है कि हमको बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों के गरजने की आवाज़ बाद में सुनाई देती है? तो उसका ये रीज़न होता है कि जो लाइट होती है उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है और उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, मॉइस्चर है, तो कहीं ना कहीं ये फास्टर आती है और हमको जल्दी दिखाई देती है। और साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और ये मीडियम से होते हुए एयर और वाटर से होते हुए ये अर्थ तक पहुंचती है। तो जिसकी वजह से हमको जो बादलों की गरजने की आवाज़ है वो बाद में सुनाई देती है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होते हैं, ईयर पिन्नास होते हैं और वो ईयर पिन्नास क्या करते हैं, चारों तरफ से वाइब्रेशंस को कैच करते हैं। वाइब्रेशंस को कैच करने के बाद ईयर कैनल से होते हुए ईयर ड्रम पे पहुंचते हैं वाइब्रेशन और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं। ईयर ड्रम को वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है, हैमर वाइब्रेट हो जाता है और उसके बाद एनविल, एक बोन है, उससे टकराता है और फिर ये वाइब्रेशन स्ट्रिप तक पहुंचता है और स्ट्रिप के बाद अंदर एक कॉक्लिया नाम का पार्ट है जिसमें लिक्विड फिल्ड है और ये लिक्विड वाइब्रेट होता है और यहीं पे सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट हैं और वो सेंसरी नर्व्स इस साउंड को सेंस करती हैं, जिससे हम किसी भी साउंड को के वाइब्रेशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो मीन्स सब ईयर में कौन कौन से पार्ट है, सबसे पहले ईयर पिन्नास प्रेजेंट है, उसके बाद अंदर ईयर कैनल है, ईयर कैनल के बाद ईयर ड्रम, देन हैमर, उसके बाद एनविल, देन स्ट्रिप और उसके बाद कॉक्लिया के अंदर लिक्विड फिल्ड है और यहीं पे क्या है, सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट है। और सेंसरी नर्व्स कहाँ तक पहुँचती हैं, ये साउंड के वाइब्रेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं और हमारा ब्रेन इनको आइडेंटिफाई कर पाता है, साउंड के मीनिंग को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है। बच्चों, वाइब्रेशन की
3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी। तो पहले तो इन टर्म्स को जानेंगे कि क्या होते हैं। तो इस सिंपल पेंडुलम के एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि ये तीनों टर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को मूव करवाएं तो इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम इधर से इधर ऊपर ले जाके छोड़ दें तो ये क्या होगा, टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो टू एंड फ्रो पोजीशन में मूव कर रहा है, जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा था उतनी हाइट तक दूसरी तरफ जाएगा। तो जिस हाइट से हम छोड़ते हैं और ये अपने मूवमेंट को रिपीट करता है। तो टू एंड फ्रो पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस ये कवर कर रहा है टू एंड फ्रो पोजीशन को मूव करते समय, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये डिस्टेंस कहलाती है एम्पलीट्यूड। अब इस मूवमेंट को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम पीरियड। कि एक वाइब्रेशन को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो जितना ज़्यादा हाइट पे ले जाके हम छोड़ेंगे उतना ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा, मतलब जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा। तो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। उसके बाद अगर थर्ड टर्म की बात करें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं वो कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी। मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड कहलाते हैं आपके फ्रीक्वेंसी। अब बताइए इसका एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन होगा। तो एम्पलीट्यूड से क्या रिलेशन होगा, जितना ज़्यादा हम हाइट पे ले जाके छोड़ेंगे उतनी ज़्यादा देर में ये टू एंड फ्रो पोजीशन को रिपीट कर पाएगा। तो मतलब कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड के फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आई होप आपको समझ में आया होगा कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम हो पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एम्पलीट्यूड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है लाउडनेस। तो लाउडनेस जो होती है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड की लाउडनेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। जैसे ड्रम को हम तेज तेज से पीटते हैं तो क्या होता है, उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं, जिससे भारी आवाज़ निकलती है, साउंड के अंदर लाउडनेस प्रोड्यूस होती है। वैसे ही जो बॉयज़ की आवाज़ होती है या कहें मेल्स की आवाज़ होती है उसमें भी लाउडनेस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। जब वो यंग एज पे पहुँचते हैं तो उनकी वोकल कॉर्ड जो है बाहर की तरफ जो है उनकी वोकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है। उनका जो साउंड बॉक्स होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। गर्ल्स में ऐसा नहीं दिखाई देता। तो क्या होता है कि उनके अंदर जो वोकल कॉर्ड होती है उसके वाइब्रेशंस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो वैसे ही अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में लाउडनेस हमें बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को लूज़ कर देते हैं। अगर हम गिटार बजाते हैं तो गिटार या सितार बजाते हैं तो उसके वायर को लूज़ कर देते हैं। अगर ढोलक बजाते हैं तो भी उसकी मेम्ब्रेन को लूज़ कर देते हैं। और अगर हमको जितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा लाउडनेस बढ़ती जाएगी। तो लाउडनेस जो होती है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जितना होगा उसकी जस्ट डबल लाउडनेस होगी। तो इस तरीके से लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। देन आता है सेकंड आपका पिच। तो पिच जो है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिपेंड करती है। तो मीन्स एम्पलीट्यूड पिच जितनी ज़्यादा हाई रखनी है हमें उतना हम एम्पलीट्यूड कम रखेंगे। एम्पलीट्यूड कम रखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे तो पिच उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इस कंडीशन में क्या होता है कि साउंड जो है दूर तक जाती है। पतली आवाज़ होती है, महीन आवाज़ होती है, और तो इस तरह की आवाज़ को हाई पिच वाली वॉइस बोलते हैं। और
इस तरह की साउंड जो होती है वो दूर तक जाती है, क्योंकि इनके वाइब्रेशंस जो है छोटे छोटे होते हैं और वो दूर तक जाते हैं। तो फीमेल्स की वॉइस की अगर बात करें तो फीमेल्स की वॉइस की जो पिच होती है वो हाई होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड इन कंपैरिजन टू मेल छोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड कम होने से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ने से क्या होता है, उनकी जो वॉइस होती है उसकी पिच बढ़ जाती है। वैसे ही अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें या कोई भी चीज़ जिसमें साउंड हाई पिच वाली साउंड हो, तो उसमें हमें क्या करना होगा, किसी भी साउंड की अगर हम पिच जो है बढ़ानी है तो क्या करना होगा, हमें एम्पलीट्यूड कम करना होगा, जिससे नंबर्स ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाएं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए अगर हम गिटार को या ढोलक को या तबले को बजाते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को टाइट कर देते हैं, जिसमें उसमें टाइटनर देखिए ढोलक में होता है, जिसमें उसके बोर्ड को कसते हैं। तो कसने से क्या होता है, हाई पिच वाली साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे ही जब हम गिटार बजाते हैं तो उसमें अगर हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिंग को टाइट कर देते हैं, जिससे उसमें एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं और हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है। लाउडनेस ऑफ साउंड की यूनिट जो होती है वो डेसिबल होती है, जिसको हम डीबी शॉर्ट में लिखते हैं। देन क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी जो है अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली जो साउंड्स होती हैं उनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। अलग अलग तरह के सिंगर्स की वॉइस को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि उनकी साउंड क्वालिटी अलग अलग है। वैसे ही डिफरेंट पर्सन की वॉइस को भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो साउंड क्वालिटी है, उनके जो साउंड प्रोड्यूस करने की या उनके वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करने की जो मेथड है वो अलग अलग है। उनकी साउंड क्वालिटी अलग अलग होने की वजह से हम किसी भी तरह की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इजीली। देन आता है साउंड्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं। कुछ साउंड्स को हम सुन पाते हैं, कुछ साउंड्स को हम नहीं सुन पाते हैं। तो जिन साउंड्स को हम सुन पाते हैं उनको हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं और जिन साउंड्स को हम नहीं सुन पाते हैं वो इनऑडिबल साउंड्स कहलाती हैं। तो जो साउंड होती है उसको हम, जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में मेज़र करते हैं। तो सभी जो वाइब्रेटिंग बॉडी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑडिबल साउंड क्या होती है, तो बच्चों सभी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑडिबल साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को भी हम नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड कहलाती है इंफ्रासोनिक साउंड। कुछ एनिमल्स जैसे राइनोसोर्स इस तरह की फ्रिक्वेंसी की साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। और बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी जिसको जैसे कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है और इसको भी ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता। कुछ एनिमल्स जैसे बैट स्क्रीचिंग करते समय इस तरह की अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। कुछ एनिमल्स में इस साउंड को सुनने की एबिलिटी होती है, जैसे डॉग्स, मंकीज, डियर, लेपर्ड, इन सब में ये एबिलिटी होती है कि इस तरह की साउंड को वो सुन सके। अल्ट्रासाउंड के समय और कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के समय ये अल्ट्रासोनिक साउंड का हम यूज़ करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल्स में, मेडिकल साइंसेज में डायग्नोस्टिक टूल्स में इस अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि फीटस के अंदर बेबी की ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। वैसे ही मस्कुलर पेन या किसी तरह आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में इस तरह के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन का पता लगाया जाता है। उसी तरीके से सी की डेप्थ, ओशन की डेप्थ, इन सब को भी मेज़र करने के लिए इस अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। हमें डिफरेंट टाइप्स की साउंड हम सुनते हैं, उसमें से कुछ साउंड हमें अनप्लीजेंट लगती है और कुछ साउंड हमें प्लीजेंट लगती हैं। जैसे मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़, किचन में जो नॉइज़ प्रोड्यूस होती है डिफरेंट चीज़ों को चलाने में, जैसे रेफ्रिजरेटर की आवाज़, और कुछ ऐसी आवाज़ें जो हमें नहीं अच्छी लगती हैं। क्लास में जो हम लोग नॉइज़ क्रिएट करते हैं, तो इस तरह की आवाज़ें जो होती हैं वो नॉइज़ कहलाती हैं। और कुछ
रिदमिक वे में चलने वाली जो वॉइसेस होती हैं, जो पर्टिकुलर रिदम में चलती हैं और वो हमें प्लीजेंट लगती हैं, तो इस तरह की जो वॉइस होती है, इस तरह की जो साउंड होती है, वो म्यूज़िक कहलाती है। जैसे व्हीकल्स की साउंड है, बार्किंग ऑफ डॉग्स, शटरिंग ऑफ ग्लासेस और फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं वो नॉइसेस कहलाती है। और रिदमिक वे में जब हम पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ में, पर्टिकुलर पिच के साथ में जब एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो म्यूज़िक कहलाता है, वो हमें प्लीजेंट लगता है। तो बच्चों, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड जो है वो नॉइस कहलाती है, नॉइस पोल्यूशन कहलाती है। और ये नॉइस पोल्यूशन मोटर व्हीकल्स के द्वारा, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स के चलने की वजह से, मशीन फैक्ट्रीज वगैरह में, एरोप्लेन्स की फ्लाइंग और लैंडिंग की आवाज़, लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़, और किचन में होने वाले डिफरेंट मिक्सर, ग्राइंडर, इन सब के, टेलीविज़न के चलने की आवाज़, इन सब की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और इससे हमारी बॉडी को बहुत सारे हार्म्स होते हैं। बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ लगातार सुनने से जो है वो डीफनेस को कॉज करती है। उसी तरीके से हमारा कंसंट्रेशन लूज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन, हेडेक हो सकता है और डिस्टर्बेंस इन स्लीप हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रेडियो, टेलीविज़न, इन सबको कम वॉल्यूम पे चलाना चाहिए और अननेसेसरी जो है वो लाउड स्पीकर और जो है इन सब चीज़ों को नहीं चलाना चाहिए। हॉर्न्स का अननेसेसरी यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, हॉर्न्स के यूज़ को कंट्रोल किया जाना चाहिए। उसी तरीके से क्रैकर्स, इन सबको बर्स्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। और जो हमारा लिविंग एरिया है वो इस तरह के फैक्ट्री एरिया से, या एरोप्लेन, या कह सकते हैं कि जहाँ पे एरोप्लेन लैंडिंग वगैरह होती हो, उन सब जगहों से हमारा रेजिडेंशियल एरिया दूर होना चाहिए। लाउड स्पीकर को लो वॉल्यूम पे प्ले किया जाना चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को या ट्रीज़ को प्लांट किया जाना चाहिए, जिससे वो नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं।